हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के चैप्टर थर्ड के कुछ आगे के क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है और इसे प्रारंभ करने के कारण व इसके लाभ व सीमाएं बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति से अभिप्राय वर्ष 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्रक व खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु व्यापक स्तर पर संस्थागत व वैज्ञानिक यानी कि तकनीकी सुधार कृषि क्षेत्र में किए गए। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ा व भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं व चावल जैसी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पड़ा। इससे सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे। अब बात करते हैं हरित क्रांति के लाभ। तो पहला लाभ है फसल उत्पादकता में तेजी। फसल व उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। गेहूं की उत्पादकता 1951 में 600 केजी प्रति हेक्टेयर की तुलना में 2019-20 में 3421 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। वह इसी प्रकार अन्य फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ा है। सेकंड इसका लाभ है क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि, यानी खेती के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने भूमि के प्रति छोड़ने की आवश्यकता को दूर कर दिया है। इसके फलस्वरूप दोहरी फसल उगाना आसान हो गया। इससे खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वहीं हरित क्रांति की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे फर्स्ट, सीमित फसलें। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि केवल अनाज जैसे गेहूं व चावल तक ही सीमित थी। दालें व व्यापारिक फसलों जैसे जूट, कपास, चाय के उत्पादन में ऐसी वृद्धि नहीं हुई। वहीं इसकी सेकंड सीमा है असमान प्रसार। हरित क्रांति का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर एक समान रूप से नहीं पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये हरित क्रांति, उसके लाभ और उसकी सीमाओं को बताया गया है कि हरित क्रांति का अर्थ फसल उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है, व इसके क्या लाभ और क्या सीमाएं हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से करें। एंड क्वेश्चन 4 है हमारा, कृषि अनुदान क्या है और इसके गुण दोषों को बताइए। तो आंसर होगा कृषि अनुदान या सहायकी, इसको सब्सिडी कहा जाता है। इससे अभिप्राय उत्पादन क्रिया में निरंतरता तथा तेजी बनाए हेतु सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता से है। इसका यह अर्थ हुआ कि सरकार के द्वारा उत्पादन को तेज करने के लिए और उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए जो कुछ पैसे दिए जाते हैं एज अ मदद के रूप में, उसे ही कहा जाता है सहायकी या कृषि अनुदान, जो कि कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कृषि अनुदान के दोष, मतलब इसकी क्या कमियां हैं ये देने से। फर्स्ट, सरकारी कोषों पर भारी बोझ। अनुदान ने तकनीकी सहायता को किसानों तक पहुंचाया है तथा इसे व्यापक रूप में अपनाया जा चुका है। तब अनुदान को चरणबद्ध तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि अनुदानों का सरकारी कोषों पर भारी प्रभाव पड़ता है। वहीं सेकंड पॉइंट है अनावश्यक उपभोग। अनुदान के कारण वस्तु की पूर्ति बाजार कीमत पर निर्धारित नहीं करती। निम्न कीमत पर वस्तु उपलब्ध होने पर अनावश्यक उपभोग होता है। तो ये इसके दोष हैं। वहीं कृषि सहायकी के गुण, यानी ये क्यों आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट, भारत में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है, इसलिए अनुदान की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट, भारत में बड़ी संख्या में किसान निर्धन हैं तथा उनके पास आवश्यक आगत खरीदने के पर्याप्त साधन नहीं है,
अतः उन्हें अनुदान की आवश्यकता है। तो इन पॉइंट्स में कृषि अनुदान क्यों दिया जाना चाहिए इसके बारे में बताया गया है, जबकि इससे ऊपर वाले पॉइंट्स में कृषि अनुदान अब देना बंद कर देना चाहिए सरकार को, इस बारे में बताया गया है। और उससे पहले कृषि अनुदान का क्या अर्थ है ये बताया गया है। लेकिन सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में क्योंकि किसान अभी भी आत्मनिर्भर पूर्णतः नहीं हुआ है, अभी भी गरीबी बनी हुई है, इस कारण से कृषि अनुदान को दिया जाना चाहिए। अतः समय की मांग है कि अनुदान दिया जाए, परंतु यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों के लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त हों। इसका यह अर्थ हुआ कि जो उसका पात्र है केवल उसे ही प्राप्त हो, ना कि किसी अन्य को। तो ये हमारे आज चैप्टर 3 के 2 और क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस को। आप इन क्वेश्चंस को लगातार स्टडी करें और इसके आंसर राइटिंग करके खुद भी देख लें, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना ये याद हो गया है। और आप लोग लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी करते रहें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अन्य को फॉरवर्ड्स करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू गाइस।